जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज मैं शिखर सेठ आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में, जो हिस्ट्री का पार्ट है जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल, है ना, यानी लेटर वैदिक पीरियड। दोस्तों इसका पार्ट 1 यानी कि ऋग वैदिक काल इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप उसको जरूर जाके देखिएगा। आज जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है उत्तर वैदिक काल, जो सन 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। ये ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट भी आपको हिस्ट्री के पहले वीडियो में बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो भी जरूर से देख लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है कि उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए ऋग वैदिक काल से। यानी ऋग वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व ऋग वैदिक और एक उत्तर ऋग वैदिक। तो हम लोग आइए उत्तर वैदिक काल को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से सबसे पहले समझेंगे कि सबसे पहले इसमें हुआ क्या। तो परिवर्तन ये हो गया, इसको क्यों 2 भागों में बांटा गया। तो पहला परिवर्तन ये है कि सन 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई। अब दोस्तों लोहे की खोज होने का प्रभाव क्या पड़ा, आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी। होना ये लगा कि जो लोग खेती किया करते थे लकड़ी से, है ना, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, अब वो अपने हलों में लोहे के फांक का प्रयोग करने लगे। अब जब लोहे के फलक उसमें लगने लगे, लोहे का फाक उसमें लगने लगा, तो कृषि और क्या हो गई, उन्नत हो गई। यानी कि ये ज्यादा अंदर तक डीप जाने लगा, और जब डीप जाने लगा तो और ज्यादा उर्वरक क्षमता हमारे जमीन की क्या हो गई, बढ़ने लगी। और जैसे जैसे उर्वरक क्षमता बढ़ने लगी तो ना केवल अपने भोजन के उपयोग के लिए अपितु समाज में बांटने के लिए, यानी कि समाज में कैसे बांटेंगे, व्यवसाय करके। तो धीरे धीरे कृषि जो था वो व्यवसाय भी बन गया। और आप सभी लोग को पता है, आप नॉर्मल जीवन में भी अगर देखेंगे कि जब आपका परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने पर, जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक परिवर्तन हुआ, तो आर्थिक परिवर्तन का ही प्रभाव हमारा सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है, और उसी सामाजिक परिवर्तन से हमारा राजनीतिक जीवन परिवर्तित होता है, और उसी राजनीतिक जीवन से हमारा धार्मिक जीवन भी परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का। अब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहां पर क्या, टूरिज्म भी आएगा। अब जब टूरिज्म, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लिए यहाँ धार्मिक प्रभाव, तो धार्मिक प्रभाव, राम मंदिर का निर्माण हुआ, टूरिज्म आएगा, आर्थिक प्रभाव उस पर पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा तो राजनीतिक प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा धार्मिक प्रभाव के बाद, है ना। तो ये चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। आइए इस काल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। यानी कि पेपर में वो प्रश्न देखते हैं, वो टॉपिक्स देखते हैं जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सामाजिक जीवन से। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो आर्य थे उनका जीवन कैसा था, यानी सोशल लाइफ उनका कैसा था। शुरुआत करते हैं। तो देखो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया कि परिवार सबसे छोटा इकाई माना जाता था, यानी आर्यों का सबसे छोटा इकाई क्या माना जाता था, परिवार, जिसको कुल भी कहा जाता था। कुल के बाद आता था गांव, यानी कि ग्राम। जब कुछ लोग मिलकर, कुछ परिवार मिलकर बड़े बनते थे तो वो ग्राम कहलाते थे। वो और बड़े बनते थे, उनकी संख्या और बढ़ती थी तो वो विश्व कहलाता था। विश्व के बाद वो जन कहलाते थे, और जब ये जन बड़ा हुआ तो क्या कहलाया, जनपद हुआ। और इसी सेक्शन के बाद आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में महाजनपद, है ना, महाजनपदों का उदय, जो 16 महाजनपद है, जल्दी वो भी लेक्चर आएगा। तो वो जनपद, और जनपद से फिर क्या बना, महाजनपद। हालांकि उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहां तक हम लोग जनपद तक सीमित रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जानेंगे कि जो सामाजिक जीवन था उत्तर वैदिक काल में वो कैसा था, वो पितृ प्रधान था। ठीक है, वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान आप सब लोग समझते हैं। पितृ प्रधान मतलब हम लोग याद रखेंगे, घर का जो मुखिया होता था उसका नाम था गृहपति। अब जो आखिरी शब्द आपको दिखा पति, इससे आप समझ गया कि ये कोई पुरुष रहा होगा, है ना, पत्नी नहीं पति है। तो ये पितृ प्रधान का मतलब क्या हो गया, पितृ प्रधान का मतलब है कि इस समय की जो व्यवस्था थी उसमें जो प्रमुख रोल निभाते थे वो घर के कोई पुरुष निभाते थे जो बड़े होते थे। ठीक है, उनको गृहपति कहा जाता था। इस शासन में हुआ क्या, जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी कठोर हो गई। अब ये क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था कठोर होने से तात्पर्य क्या है, वर्ण व्यवस्था कठोर होने से तात्पर्य है कि जब हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ रहे थे, है ना, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। तो जो पूर्व वैदिक काल था दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र। तो दोस्तों उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो था ये जन्म पर आधारित था, है ना, माफ कीजिएगा, हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि ये कर्म पर आधारित था। कर्म पर, कहां पर, उत्तर वैदिक में नहीं, ऋग वैदिक। ऋग वैदिक के किस सेक्शन में, यानी कि पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल की समय सीमा तो देख लीजिए, 1500 ईसा पूर्व से 1500 BC से 1000 BC तक। इस वाले सेक्शन में हुआ क्या था, इनको माना गया था कि ये जन्म पर आधारित नहीं होंगे, ये कर्म पे आधारित होंगे। यानी कि जो
शिक्षा लेने और देने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण कहलाएगा, है ना। रक्षा करने वाला क्षत्रिय कहलाएगा, युद्ध कला सीखने वाला। और वैश्य जो व्यवसाय का काम करेगा, जैसे किसान हो गया, उसी समय वो वही व्यवसाय करता था, है ना। शूद्र जो होता था वो सेवा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और हार्ड बना दिया, माफ कीजिएगा, ये वर्ण व्यवस्था को और हार्ड बनाया गया। हार्ड बनाने से तात्पर्य क्या है, ये जन्म पर आधारित कर दिया गया। अब कर्म पर आधारित नहीं रह गया, ये जन्म पर आधारित हो गया उत्तर वैदिक काल में। और बहुत ही प्रेशराइज करके हुआ, यानी कि ब्राह्मण को प्रमुख माना गया, जो दूसरों को सिखाएगा पढ़ाएगा वो ब्राह्मण होगा। और ब्राह्मण ने इस चीज को निश्चित कर दिया कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का अपना अपना काम होगा। जैसे कि वही जो पहले मैंने बताया, क्षत्रिय का काम क्या करना, रक्षा करना, लड़ाई लड़ना। वैश्य का काम, हालांकि कुछ राजा लोगों को भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। शूद्र का काम कह दिया गया कि भैया आप इन तीनों की सेवा करोगे, यानी शूद्र का जन्म जो होगा वो केवल और केवल इन 3 वर्गों की सेवा करने का होगा। और इसको कठोर तरीके से किया गया। इसी उत्तर वैदिक काल में एक नया टर्म आया, एक नई टर्मोलॉजी यूज हुई, जिसको हम लोग कहते हैं गोत्र, है ना। आप सभी लोग को पता होगा कि हम लोग का कुछ ना कुछ गोत्र है। जब भी हम लोग किसी अनुष्ठान में बैठते, पूजा में बैठते, यज्ञ में बैठते, पंडित जी एकदम मन में अपने गोत्र का नाम लो। ये गोत्र शब्द आया कहाँ से, ये बच्चों आया उत्तर वैदिक काल से। गोत्र का अर्थ क्या होता था, गोत्र का अर्थ होता था गोधन, यानी गौ मतलब समझते गाय, तो गाय का धन। होता क्या था, उस समय बहुत सारे लोग एक स्थान पर रहते थे, और जिस स्थान पर सब लोग रहते थे और सब पशुपालक होते थे, पशुपालक जिसके पास गाय होती थी, वो लोग इकट्ठा होकर एक जगह पर रहते थे, अपना समिति बना के वहीं से गोधन इकट्ठा करते थे। और गोधन इकट्ठा होने में उन्होंने अपने आप को नाम दे दिया था गोत्र। और होता क्या था, होता ये था कि अपने गोत्र में विवाह नहीं होता था। तो आज भी तो उसी का प्रचलन है ना। देखिए ये इतनी पुरानी व्यवस्था जिसका आज भी प्रचलन है कि अगर समान गोत्र होगा सामने वाले का तो उसमें विवाह नहीं किया जाता है ना। ये प्रश्न कब से शुरू हुआ, तो आप याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल से। प्रश्न पूछेगा 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कि गोत्र शब्द कब से अस्तित्व में आया, तो उत्तर वैदिक काल से आया, है ना, लेटर वैदिक पीरियड से आया। चलिए अब आए हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक जीवन के इनके मनोरंजन के जगह पर। तो मनोरंजन में ये लोग क्या करते थे, तो दोस्तों मनोरंजन में ये लोग इन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया था, ठीक है। घुड़सवारी, रथ सवारी, ये सब इनके क्या थे, ये सब इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, ठीक है। आगे चलते अगर हम लोग इनके भोजन की बात करें तो भोजन में लोग क्या करते थे, तो जौ हो गया, है ना, दही हो गया, दूध हो गया। मांस का भी प्रयोग इन्होंने किया है, यानी कि जैसा कि हम लोग को पता चलता है मांस का प्रयोग भी इन लोगों ने जारी रखा था, मांस भी खाना इन लोगों ने शुरू रखा था। ये कुछ भोजन है। हालांकि जौ के बीज इत्यादि का भी प्रमाण मिला है कि ये लोग जौ के बीज इत्यादि को भी खाते थे, है ना। अगर हम लोग वेशभूषा और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पे पहले नहीं आते, पहले वेशभूषा पे आते हैं। तो दोस्तों इस समय के जो लोग वस्त्र धारण करते थे उसको नीवी कहा जाता था, या फिर वास कहा जाता था, अधिवास कहा जाता था, है ना। ये 2 शब्द आप याद रखेंगे। ये दोनों शब्द जो है बच्चा वो है किससे, इनके वेशभूषा से संबंधित है ना। शिक्षा से अगर बात किया जाए तो बच्चों को उपनयन संस्कार होने के बाद, आप लोग भी जानते होंगे उपनयन संस्कार, तो जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाता था, समझने लायक, तो उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद उसको भेज दिया जाता था आश्रम में गुरु जी के पास पढ़ने के लिए, जब वो गुरु जी से, जहां पर वो गुरु जी से अपनी शिक्षा ग्रहण करता था, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था जो थी, आश्रम व्यवस्था मतलब पढ़ाई वाली, वो कहाँ शुरू हुई, वो यहीं से शुरू हुई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आश्रम व्यवस्था, एक तो जहां के वहां जाकर वो पढ़ रहा है, लेकिन एक आश्रम व्यवस्था हम लोग क्या है, जो 4 प्रकार के आश्रम माने जाते हैं, है ना। आप लोगों ने 4 प्रकार के आश्रम का बात सुना होगा। तो अगर हम लोग बात करें शुरुआत में, तो सबसे पहला जो आश्रम का वास होता है, तो आप लोग देखिए इसको 25, 25, 25 और 25 में बांट दिया गया, यानी टोटल कितने हो गए, अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये कितने हो गए, इज इक्वल टू 100। तो जो पहला आश्रम था उसको इन लोगों ने नाम क्या दिया, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहला तो था वो था ब्रह्मचर्य, जो 0 से लेकर 25 वर्ष तक का होता था, ठीक है। उसके बाद क्या आता था, गृहस्थ आता था। गृहस्थ समझते हैं जहाँ पर विवाह हो जाता था। तो 25 से लेकर 50 तक वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे लोग। फिर उसके बाद क्या आता था, वानप्रस्थ आता था, वानप्रस्थ आता था जो 50 से लेकर 75 वर्ष तक होता था। और उसके बाद संन्यास्त आश्रम आता था, यानी संन्यास आश्रम आता था जो 75 से 100 वर्ष का होता था। यानी कि यहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करेगा,
0 से 25 साल, यानी जब उत्पन्न हुआ, उपनयन संस्कार हुआ 4-5 साल, 6 साल, 8 साल में, फिर वो चला जाता था गुरुजी के पास पढ़ने, जहाँ गुरुजी उसको शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा में क्या, तो व्याकरण की शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। भौतिक माफ कीजिएगा, व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है उसकी शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। अनेक वेद, उपनिषद, आप सबने पढ़ा होगा, वेदांग पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, उन सब की शिक्षा दी जाती थी, है ना। फिर वो गृहस्थ में आता था, उसका विवाह हो जाता था। विवाह करने के पश्चात वो 25 साल तक गृहस्थ जीवन जीता था, ठीक है, जहाँ पर संतान उत्पन्न करना और गृहस्थ जीवन का आनंद लेना इत्यादि वो काम करता था। फिर वो वानप्रस्थ में प्रवेश करते थे। अच्छा, वानप्रस्थ लोगों का काम क्या था? वानप्रस्थ लोगों का काम था आध्यात्म की ओर अपने आप को उन्मुख करना और इन ब्रह्मचर्य वालों को पढ़ाना, ठीक है। ये वानप्रस्थ का काम था, जो 50 से 75 साल के लोग, वर्ष के लोग उस समय किया करते थे। फिर उसके बाद आता है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वाले जो होते थे, ये वानप्रस्थ के बाद ये बिल्कुल भगवान के उन्मुख होकर ये संसार की जितनी मोह माया थी सबको छोड़कर चले जाया करते थे, ठीक है, सबको समाप्त कर दिया करते थे और यहीं पर इनकी फिर मृत्यु होती थी 100 साल की उम्र तक। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हम लोग की एवरेज जो एज है वो 60-65 की रह गई है, ठीक है। तो इसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं कि 0 से 15, 15 से 30, हालांकि आज के समय में वो है नहीं, हाँ, लेकिन ऐसे था उस समय, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो ये है आश्रम व्यवस्था। आइए विवाह कर्म की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है विवाह जो थे वो 8 प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं आए हैं। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर विवाह जो होता था एक शुभ कार्य माना जाता था, एक पवित्र कार्य माना जाता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो महिलाओं की स्थिति थी, जो महिला की स्थिति थी वो बड़ी दयनीय होती थी। यानी कि हम लोग ने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल की जो पहला पूर्व वैदिक काल है उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे आता है महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है, बहुत ही दयनीय हो जाती है, शोचनीय हो जाती है। महिलाओं का जो तुलना होता है वो सुरा से होता है। सुरा समझते हैं आप लोग? मदिरा से, है ना। मतलब जब ये लोग जुआ खेलते थे, मतलब जुआ में ये लोग क्या करते थे, महिलाओं को भी इन्होंने एक बाजी के तौर पे लगाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। यानी कि इससे पता चलता है यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था महिलाओं की सामाजिक स्थिति का, ठीक है। होता क्या, हालांकि इसमें भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जैसे मैत्रेयी हैं, गार्गी हैं, अपाला हैं, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है ना, एक आदर्श सेट किया है यहाँ पर इन महिलाओं ने। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी, जो एक बार गुरु भी बनती है जब 2 लोगों में शास्त्रार्थ होता है याज्ञवल्क्य में, तो ये उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया इन महिलाओं ने। लेकिन शुरुआत यहाँ से डिक्लाइनिंग हो गई थी, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हुए हैं। त्रयी ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया कि समूल दुख का जो मूल है वो महिला है ना। महिला को बताया गया कि महिला सुरा के समान है, जैसे सुरा का नशा होता है मदिरा का, वैसे महिला का नशा होता है। तो यहाँ से पुरुष मानसिकता आपको झलकती है, यानी कि समाज जो था वो पितृ प्रधान था और पितृ प्रधान में पुरुष की मानसिकता यहाँ पर झलकती है। चलिए, तो ये था हम लोगों का सामाजिक जीवन। आगे हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन एंड देन हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। तब तक आप इसका नोट्स ले लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम हट जाते हैं। तो आइए अब हम लोग सामाजिक जीवन को तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन को, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल लाइफ इनका कैसा था। तो पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम लोग बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग राजा के अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिससे हमको ये पता चलता है कि जो राजा का पद था वो वंशानुक्रम था, है ना, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। हालांकि ये पूर्व वैदिक काल में अंश मात्र का था, शुरुआत हुई थी इस चीज की, लेकिन इस काल में आकर ये चीज फिक्स हो गई थी कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा और राजा का अधिकार जो होगा वो सर्वत्र होगा और वो सर्वोपरि माना जाएगा, यानी सभी संस्थाओं से ऊपर कौन होगा, राजा होगा। हालांकि कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के बारे में भी इसमें पता चला है। हालांकि उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग रत्निन कहते थे, रत्निन। वे प्रशासनिक अधिकारी जिनका यहाँ पर वर्णन मिला वो क्या कहलाते थे, वो रत्निन कहलाते थे, जो राजा को क्या देते थे, सुझाव इत्यादि देने का काम करते थे। जैसे एक होता है ना वित्त मंत्री होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी वित्त विभाग था, ठीक है, प्रशासन विभाग था। विदेशी व्यापार से जो यहाँ पर प्रमाण मिले हुए तो उसका एक विभाग था। तो ये प्रशासनिक पदाधिकारी लोग रत्निन कहलाते थे और इन रत्निनों का भी यहाँ पर उल्लेख मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2 एक ऐसी संस्थाएं थी, 2, एक सभा और एक समिति, जो राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थी, पूर्व वैदिक काल में भी और यहाँ पर भी। हालांकि राजा का अधिकार बढ़ जाने के कारण, चूंकि अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है वंशानुक्रम, तो ये जानता है कि मैं ही राजा बनूंगा या मेरा बेटा ही राजकुमार जो होगा आगे चल के राजा बनेगा। तो इससे हुआ क्या कि सभा और समिति का जो काम था वो थोड़ा सा घट गया, मतलब इसका जो महत्व था वो थोड़ा सा घटने लगा,
ठीक है, ये राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आया इनके। न्याय प्रशासन की बात करें तो न्याय प्रशासन के लिए जो न्याय करता था उसको हम लोग स्थपति कहते थे। स्थपति उसको कहा जाता था। हालांकि अंतिम निर्णय जो होता था वो राजा का ही होता था, परंतु न्याय प्रशासन के लिए जो एक प्रमुख न्यायाधीश होता था उसको उस समय में स्थपति कहा जाता था। ये था उनका राजनीतिक जीवन। आइए, इससे इतना ही हम लोग को पढ़ना है, इतना जानना जरूर है, इसको लिखते रहिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक जीवन की तरफ। अब अगर हम लोग आर्थिक जीवन की बात करें, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन की बात करें, तो यहाँ पर जो कृषि था, है ना, वो बहुत प्रमुख हो गया था। काटक संहिता एक किताब है जिसमें ये वर्णन है कि 24 बैलों वाले हल का वर्णन है। ठीक है, इसमें तो जिससे पता चलता है कि कृषि की जो व्यवस्था थी बहुत ही उन्नत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि जो था वो प्रमुख था, हम लोगों का बिजनेस बन चुका था। आप लोग देखेंगे जब ऋग्वैदिक काल आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि पशुपालन शुरू में रहा होगा, है ना। बाद में ये धीरे धीरे क्या हो गया, खेती की तरफ बढ़ गया, कृषि की तरफ बढ़ गया। ठीक है, काटक संहिता से 24 बैलों वाले हल का ये प्रश्न पूछता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। व्यवसाय और वाणिज्य पर अगर हम लोग चलेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर शुरू हो गई थी। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर शुरू हो गई थी। उस समय की मुख्य मुद्रा को शतमान कहा जाता था, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है पेपर में। ठीक है, तो व्यवसाय और वाणिज्य में शतमान ये आ गया। गृह उद्योग की बात करें तो नए नए वर्गों का उदय हुआ। कुम्हार, जुलाहा, सोनार, लोहार, है ना, नर्तक, ये सब मछुआरे यानी मछुए, जिसको हम लोग मल्लाह भी कह सकते थे, जो लोग काम करते थे। तो ऐसी चीजों का लगातार हो रहा था उद्भव। तो गृह उद्योग भी बहुत तेजी से ही बढ़ रहा था। पशुपालन की बात करें, देखो कृषि की बात, आप पशुपालन की ही बात करोगे तो पशुपालन की बात करें तो गाय और बैल ये दो प्रमुख पशुधन थे, माने जाते थे उस समय। ठीक है, हालांकि गायों को रखना माना जाता था संपन्नता का प्रतीक, गायों को रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। प्रमुख जो थी उस समय गाय जी थी, और बैलों को आप सबको पता है, ये देखिए, कृषि करने के लिए रखा जाता था। हम लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। कृषि में बात की जाए तो दो तीन, जैसे जौ, चावल, गेहूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, फसलों में इसको याद रखेंगे। व्यापार वाणिज्य में शतमान मुद्रा का नाम है बच्चों, और वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय होती थी। विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले हुए हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह के लोगों से व्यापार का भी प्रमाण मिला है। गृह उद्योग की बात की जाए तो नए नए वर्ग उदय हुए, और उसके बाद पशुपालन में गाय को प्रमुख माना जाता था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके किस जीवन पर, अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे धार्मिक जीवन पर। आइए अब इस वीडियो लेक्चर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जिसका हम लोग का नाम है रिलीजियस, यानी कि धार्मिक स्थिति, है ना। तो रिलीजियस सिचुएशन यहाँ का कैसा था, तो शुरुआत करते हैं यज्ञ से। दोस्तों, इस उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो था बहुत खर्चीला हो गया था। खर्चीला मतलब क्या हो गया था कि जो राजा इत्यादि थे वही यज्ञ कर सकते थे, है ना। और यज्ञ जो थे वो 3 प्रकार के, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ किए जाते थे। अब ये क्या था, तो ये राजसूय यज्ञ ये प्रतिष्ठा दर्शाने के लिए किया जाता था। प्रतिष्ठा कैसी है राजाओं की। अश्वमेध आप सबको पता है राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, यानी कि घोड़ा छोड़ा जाता था और जो पकड़ लेगा उस जो पकड़ा है और जिसने छोड़ा, दोनों के बीच में युद्ध होगा, जो जीतेगा। तो इसलिए किया जाता था क्योंकि हम शक्तिशाली हैं, तो राज्य विस्तार करने के लिए। उसमें एक वाजपेयी यज्ञ होता था जो शक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। जैसे आप लोग देखते हो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ पर सेना क्या करती है, अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। वैसे ही वाजपेयी यज्ञ भी इसी चीज का प्रमाण था। आइए देवताओं की स्थिति के बारे में इसमें हम लोग जानते हैं। हालांकि इसके पहले हम एक और आपको बताएंगे कि यहाँ पर ना अंधविश्वास बहुत बढ़ गया था। अंधविश्वास समाज में बहुत बढ़ गया था। अंधविश्वास क्यों बढ़ गया था, क्योंकि जादू टोने, वशीकरण इत्यादि से चीजें समाज में उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जादू टोना एग्जिस्ट करता है, वशीकरण एग्जिस्ट करता है, ये लोगों की मान्यताएं धीरे धीरे बनने लगी थी और लोग इसके बारे में रिसर्च इत्यादि भी करते थे। ठीक है, तो ये अथर्ववेद में इसकी बात भी की गई है। तो ये धीरे धीरे समाज में उत्पन्न हो गया था। देवताओं की स्थिति की बात करें तो जहां हम लोगों ने पढ़ा है कि ऋग्वैदिक काल में 2 देवता बहुत प्रमुख होते थे। एक इंद्र होते थे, है ना। तो फिलहाल इन देवताओं का यहाँ पर थोड़ा सा मान घटता है और अब प्रजापति जो होते हैं वो प्रमुख देवता और विष्णु जो होते हैं वो प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। जैसे प्रजापति जो होते हैं वो सृजन के देवता कहे लिए जाते हैं। ठीक है, सृजन मतलब समझते हैं आप लोग, निर्माण के देवता। विष्णु को पालक कहा जाता है। पालक का मतलब जो पाल रहा है समाज को, पोषक भी कह सकते हैं आप लोग। रुद्र अर्थात इनको
पशुओं का देवता कहा जाता था। ठीक है, हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ऋग्वैदिक, या ऋग्वैदिक में हम लोग जब पूर्व वैदिक पढ़ेंगे तो उसमें पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था, मैंने लिखवाया है। लेकिन यहाँ पर आते आते रुद्र को अर्थात भगवान शिव को पशुओं का देवता माना जाने लगा था, पशुपति। फिर उसके बाद वरुण आते हैं जो जल के देवता थे पहले भी, इनकी भी मान्यता बढ़ती है। और जो पूषण होते हैं दोस्तों वो शूद्र के देवता हो जाते हैं। जो चौथा है ना वर्ण व्यवस्था में चौथे जाति के लोग शूद्र, उनके ये गुरु, उनके ये देवता माने जाने लगते हैं पूषण महाराज जी। यानी कि पूषण कौन? पूषण देवता जी का नाम, जो पहले थे किस लिए? पशुओं के देवता, बाद में उत्तर वैदिक काल में हो जाते हैं किसके? शूद्रों के देवता। तो ये कुछ धार्मिक स्थिति से संबंधित बातें जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग तैयार रखेंगे। आई होप इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरी ये पूरी आशा है, मैं पूरा होप कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। नोट डाउन करते रहिए, और अगले लेक्चर के लिए आप सभी लोग रेडी रहिए। तो हम लोग मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद का उदय। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।